तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू चल नहीं सकती है, चेस्ट में कुछ कुछ लगाए हुए थे वायर्स, तो मैं हमेशा उसको निकाल के फेंकती थी। इसीलिए तो मुझसे ये भी कहा है कि उनको टीबी हुआ है, तो उनके हस्बैंड उनसे डाइवोर्स कर रहे हैं। को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। नमस्कार आरती जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से आपने टीबी की बीमारी से फाइट किया। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको स्टार्टिंग फेज में क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस हुए थे, किस तरीके से आपके बॉडी पे कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, कब से देना स्टार्ट हुए थे, ये सारी चीज़ें आप बताइए। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे दिसंबर 2020। दिसंबर ओके। 2020 दिवाली बहुत अच्छी से मनाई, मैं बहुत अच्छी थी। फिर दिसंबर 2020 में मिड में 15-16 में मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। तो हेडेक हुआ तो मुझे लगा कि मुझे माइग्रेन से हेडेक हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास सबसे पहले एक फिजिशियन को दिखाया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको साइनस की वजह से हेडेक हो रहा है। तो उन्होंने मुझे साइनस बताया, फिर उसके बाद कुछ टैबलेट्स दिए। फिर मुझे घर पे आने के बाद मुझे पैरासिटामोल, जब मैं पैरासिटामोल लेती थी 2-3 घंटे ठीक होता था, उसके बाद अगेन हेडेक होना स्टार्ट होता था। तो एक हफ्ते जितने मैंने वो टैबलेट्स लिए, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। तो फिर से वापस गई मैं, तो फिर से वापस गई। उस टाइम उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, फिर उन्होंने बोला कि आपका साइनस तो ठीक हो चुका है, आपको ये हेडेक जो हो रहा है वो आप माइग्रेन की वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया, कुछ ब्लड टेस्ट किए थे। आई डोंट नो कौन कौन से टेस्ट थे, लेकिन बहुत सारे ब्लड के टेस्ट किए थे। एंड उन्होंने बोला कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं वो तुम्हारी बॉडी जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऐसा करके डॉक्टर ने बोला। तो मैंने डॉक्टर से डायरेक्टली उस टाइम बोला कि सर अगर आप मुझे ट्रीट कर सकते हो तो अभी आप बता दो, अगर नहीं कर सकते तो मैं दूसरे हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तो फिर उन्होंने उस टाइम में बोला कि हमने बहुत कोशिश करी, क्योंकि 15 डेज से मैं उस हॉस्पिटल में सुबह में जाओ, वो सलाइन देके डे केयर में रखते, शाम को घर में आओ, ऐसा चल रहा था। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में वहीं गए थे, सबसे जी पहली बार आप वहीं गए थे? जी। फिर अच्छा। वहां से उन्होंने बोला कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैं यहाँ पे गई, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल करके बैंगलोर में है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बोलते हैं लोग। तो हम्म। अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है करके, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वहां पे। तो हम लोग वहां गए, वहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, और वो रेप्यूटेड न्यूरोलॉजिस्ट है। उन्होंने जो है मुझे ब्रेन की एमआरआई कराई, सीटी स्कैन कराई। तो जब रिपोर्ट्स देखे तो सीटी स्कैन में भी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, एमआरआई में भी रिपोर्ट नॉर्मल आया, बट मुझे हेडेक और वॉमिटिंग। सो मेन मेरे जो सिम्टम्स थे वो थे हेडेक और वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी और हेडेक। तो हेडेक और वॉमिटिंग ये आपने आपने बताया था दिसंबर 2020 से ही जी आपको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो ये जी जो सिम्टम्स आपने दो बताए, हेडेक और वॉमिटिंग, ये जी उसी टाइम से ही हो रहा था, दिसंबर 2020 जी में? जी। ब्रेन टीबी में आपको मेन सिम्टम्स जो है वो हेडेक और वॉमिटिंग ही ज्यादा होती है। अच्छा, तो आपको ये स्टार्टिंग के दो बड़े सिम्टम्स आपको नोटिस हो जी, रहे थे, और आपकी बड़े बॉडी में सिम और भी कोई अनदर सिम्टम्स था? जी, हेडेक और वॉमिटिंग जो है वो मेन सिम्टम जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मुझे वेट लॉस हुआ, उस टाइम मुझे लॉस ऑफ एपिटाइट, मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था, टायर्डनेस फील होना, ये सब हो रहा था। तो उसके बाद वहां पे भी मेरा एमआरआई रिपोर्ट क्लियर आया, सीटी स्कैन रिपोर्ट क्लियर आया। तो उन्होंने भी मुझे माइग्रेन की दवाई देके, उन्होंने इंजेक्शन भी दिया, माइग्रेन की दवाई देके फिर मैं घर आ गई। तो उसी रात को मुझे बहुत ही ज्यादा हेडेक हुआ कि मुझे घर के पास वाले हॉस्पिटल में ले जाके मुझे एडमिट कर दिया। ये जो फेज है, ये जनवरी में आप आगे होंगे, मतलब 15 डेज का आपने वहाँ ट्रीटमेंट लिया था, जी एंड उसके जी बाद अभी आप जी जी। ठीक है, जनवरी ठीक है। 2021 जनवरी में। तो उसके ओके। बाद मुझे वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वहां पे हॉस्पिटल का नाम था मेडवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बैंगलोर में। मैं हॉस्पिटल के नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई बैंगलोर से देख रहा है और सेम प्रॉब्लम उनको है तो वो जान जाएंगे मेरे एक्सपीरियंस से कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा यस। नहीं है। तो वहां पे जरूर। मेडवेल हॉस्पिटल में मुझे वहां पे एडमिट किया। तो जिस दिन मुझे एडमिट किया था मुझे बस इतना पता है कि मुझे वहां पे कैबिन में लेके सुलाया था, और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं घर जाके खाना लेके आता हूँ, तुम सोना। तो मैंने उनको बोला था कि आप मत जाओ। उन्होंने बोला मैं 10 मिनट में खाना लेके आता हूँ, तुम मतलब रेस्ट करो। तो जब वो घर गए खाना लेने के लिए, फिर खाना लेके जब आए तो मैं अनकॉन्शियस हो चुकी थी पूरी। आई वॉज फुल्ली अनकॉन्शियस। उसके बाद मैं टोटल 45 डेज अनकॉन्शियस रही डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। अच्छा।
तो वहाँ पे मुझे 18 डेज उस हॉस्पिटल में रखा गया। जो आप हॉस्पिटल में गए थे उधर 18 डेज आप रहे एडमिट? जी, 18 डेज में वहाँ पे रही। तो मेरी फैमिली वालों ने भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मुझे सिर्फ पेन किलर के इंजेक्शन ही दे रहे हैं, और जो टैबलेट्स दे रहे थे वो भी माइग्रेन की टैबलेट, पेन किलर ऐसे ही दे रहे थे। तो वहाँ पे डॉक्टर्स से बात करते टाइम वो बोलते थे कि ठीक हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था। तो फिर 18 डे में मुझे वहां से शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम जो है कोरोना भी था। कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स, जी, कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो मुझे 2-3 हॉस्पिटल ऐसे घुमाए, एक से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे एडमिशन नहीं मिला, दूसरे से तीसरे एडमिशन नहीं मिला। ऐसे ऐसे करके मुझे बैंगलोर में एस्टर आर्मी हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गए। जी, और मतलब अभी तक आपने 15 डेज आपने वहाँ ट्रीटमेंट लिया था क्लिनिक में जहाँ पर आप जी, गए थे जी, डॉक्टर के जी, पास? 15 तो डेज फिर उसके बाद आपने 18 डेज फिर दूसरा 18 डेज यहाँ हॉस्पिटल। पर आपने, जी, जी, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट आपको टोटल 33 डेज हो चुके हैं हो गए। और अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है टीबी नहीं जो नहीं आपको नहीं, हुआ था वो डायग्नाइज डायग्नोस नहीं हुआ, नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट 1 मंथ तो टीबी डायग्नाइज हुआ ही नहीं। तो उसके बाद फिर उस टेस्ट भी ऑलमोस्ट सारे हो गए थे, एमआरआई भी हो गया था जी, और जो भी एमआरआई टेस्ट हो होता है गया वो था सारे मेरा, टेस्ट, सीटी स्कैन हो गया था, ब्लड टेस्ट भी हो गया था। जी, सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा डायग्नाइज नहीं हुआ था। फिर हम लोग गए एस्टर आर्मी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे आईसीयू में 7 दिन के लिए रखा गया। तो जब हमने वहाँ पे किया, एमआरआई किया और मेरा सीएसएफ टेस्ट हुआ, जो स्पाइनल टैप होता है, वो स्पाइनल टैप हुआ। जब वहाँ पे सीएसएफ टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन में ट्यूबरक्यूलोसिस है, ब्रेन ट्यूबरक्यूलोमा। उसके बाद मुझे स्पाइनल कॉर्ड में भी टीबी था, एंड उसके बाद मुझे हाइड्रोसेफेलस भी था। अगर ऑडियंस को नहीं पता हो कि हाइड्रोसेफेलस क्या है, तो आपके ब्रेन में जो है फ्लूइड बन जाता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये दिमाग में पानी जम गया है। तो मुझे ब्रेन टीबी, स्पाइन टीबी और हाइड्रोसेफेलस वहाँ पे डायग्नाइज हुआ एस्टर आर्मी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मुझे 7 डेज के लिए रखा गया आईसीयू में, उसके बाद नॉर्मल बेड में रखा गया। तो 10-15 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर से हमने हॉस्पिटल चेंज कर लिया, बट स्टिल मैं थी अनकॉन्शियस तो आप जब 7 डेज आईसीयू में रहे उस हॉस्पिटल में, जी, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट किए, उसके बाद डायग्नोस हो गया टीबी आपको जी, है जी, ना, विद जी, इन 2-3 डेज में हो गया होगा। जी, जी। देन उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल चेंज कर लिया, बिकॉज जो हॉस्पिटल एस्टर आर्मी था दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहां पे लैक्स में बिल्स बन रहे थे। तो फिर वहां से हमने चेंज कर लिया सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर। तो अभी तक आप मतलब प्राइवेट में ही ट्रीटमेंट करवा रहे थे, आप गवर्नमेंट में गए ही नहीं, है ना? जी, प्राइवेट में ही मेरा टीबी का फुल ट्रीटमेंट प्राइवेट से ही चला है। टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, लेकिन अगर आपकी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो एकदम अनकॉन्शियस है, उसको आईसीयू बेड्स चाहिए, उस टाइम पे हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं था अच्छे से ट्रीटमेंट होना। तो फिर हम लोग वहां से जब मुझे आईसीयू से निकाला गया, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो फिर वहां से हम सेंट जॉन्स गए। आपने अभी तक बताया था कि आप 45 डेज अनकॉन्शियस थे, तो अभी आप हॉस्पिटल जब शिफ्ट करे थे, नॉर्मल वार्ड में गए थे, तो आप कॉन्शियस हो गए थे? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल वार्ड में जब एस्टर में मैं आईसीयू से नॉर्मल में गई थी, तब भी मैं अनकॉन्शियस ही थी। तो वहां से जब मुझे दूसरा हॉस्पिटल सेंट जॉन्स लाया गया, तब भी मैं अनकॉन्शियस ही थी। तो मुझे सेंट जॉन्स में नॉर्मल वार्ड में रखा था, तब भी मैं अनकॉन्शियस ही थी। तो एक दिन आई थिंक डेट तो मुझे क्लियरली नहीं पता है, लेकिन करीबन 45-46 डेज के बाद मुझे होश आया। तो मैंने अपने आप को पाया हॉस्पिटल बेड में, पास में मेरी मम्मी बैठी अच्छा, हुई मतलब थी। आप 45 डेज बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, आपको कुछ नहीं पता लग रहा था क्या हो रहा है नहीं आपकी नहीं बॉडी के नहीं साथ, सर, क्या मुझे आपको कुछ बीमारी, नहीं कुछ भी पता नहीं? है, कुछ नहीं। जैसे मैं मैगवेल हॉस्पिटल में रही, कोलंबिया एशिया में रही, एस्टर आर्मी हॉस्पिटल में रही, अगर मुझे पूछे कि वो हॉस्पिटल कैसा था, अंदर कैसा था, बेड्स कैसे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभी मुझे आफ्टर अभी तो मैं बहुत ज्यादा रिकवर हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो बातें जो है वो याद आई नहीं है कभी भी। तो फिर अचानक से एक दिन मुझे होश आ गया जब मैं सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में थी। तो मुझे कॉन्शियसनेस आने के 15 डेज बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया। ओके ओके, तब आपकी बॉडी की मतलब हालत क्या थी? अभी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा था कि क्या था जी, कंडीशन? मेरी बॉडी की हालत ऐसी थी, जब मैं उठी, जब मैं होश में आई, तो जब इंसान इतने टाइम के बाद होश में आता है, तो मतलब ऐसे फुल्ली होश में नहीं आता है, उसका माइंड थोड़ा सबकॉन्शियस ही रहता है। और जब मैं अनकॉन्शियस भी थी, तो कभी कभी मेरा माइंड पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मेडिकल टर्म, बट कभी कभी मैं
कुछ भी बोलती थी, ऐसा चीजें बोलती थी जो ना किसी को लैंग्वेज समझ में आए, ना किसी को कुछ भी समझ में आए, मतलब ऐसे। और मैं बहुत ज्यादा वायलेंट थी उस टाइम, मुझे ऑक्सीजन लगाया हुआ था और जो भी चीजें मेरी चेस्ट में कुछ कुछ लगाए हुए थे वायर्स, तो मैं हमेशा उसको निकाल के फेंकती थी। मेरी मम्मी ने बताया बाद में कि मैं बहुत ज्यादा वायलेंट थी, वो सब कुछ मैं निकाल के फेंकती थी। तो बहुत सारे टाइम्स जो मेरे हाथ में ड्रिप लगाया है उसको मैंने कैन्यूले के साथ ही निकाल दिया था। तो ऐसा था। जो जब मुझे मेरी कॉन्शियसनेस आया, होश आया, तो आई वॉज लाइक, सिंस चाइल्डहुड मुझे बाहर रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं एक कमरे में बंद होके, मुझे ऐसी आदत ही नहीं है, मैं क्योंकि आई बिलोंग टू अ विलेज, तो मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो मुझे हमेशा बाहर एनवायरनमेंट बाहर का अच्छा लगता है। तो मैं जब मेरा होश आया तो मैंने मम्मी ने मुझे बोला कि तुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे। अच्छा, आपकी मदर ने अभी तक आपको नहीं बताया था कि नहीं आपको नहीं, टीबी मुझे डायग्नोस हुआ मुझे है? बताया नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या हुआ है, मम्मी ने बोला कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है, 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे। तो मुझे नॉर्मल लगा, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड आई वाज वेरी सेंसिटिव। इससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स एडमिट हो चुकी थी 3 दिन 4 दिन के लिए, तो मुझे ये नॉर्मल लगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि ये हॉस्पिटल में पार्क तो होगा, बाहर लेके चलो यार, करके ऐसे ही बोला मैंने, मम्मी बाहर लेके चलो ना। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू चल नहीं सकती है। उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम है। फिर उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, आई वॉज 37 kg, वेट बहुत कम हो गया था, 37 kg हो गई थी। अच्छा, और पहले आपका कितना वेट था? मेरा 42 था पहले। 42 था, अभी कितना 37 रह गया था? जी, मेरा 5 kg वेट कम हुआ था और मुझे चलने में प्रॉब्लम थी। उस टाइम मुझे यूरिन के लिए ट्यूब लगा हुआ था, वॉशरूम नहीं जा सकती थी, तो डायपर ये सब जो मतलब बेडरिडन पेशेंट को होता है वही सब हुआ था। तो ऐसे ही थी, मतलब बॉडी बहुत वीक थी। तो फिर मम्मी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि शाम में जो है मुझे व्हील चेयर में डाल के पार्क में ले जाते। तो ऐसे ऐसे करके फिर मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया हॉस्पिटल से। तो डिस्चार्ज के बाद एवरी 15 डेज मुझे हॉस्पिटल जाना होता था, क्योंकि रूटीन जो है ब्लड टेस्ट, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ, क्योंकि जो आपकी एटीटी मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स करती है ना, तो उसकी वजह से एवरी 15 डेज में मैं जाती थी हॉस्पिटल। तो अभी आपने बताया था कि आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर आपको कितना टाइम लगा वो चीज़ इम्प्रूवमेंट होने में? जी, पहले हॉस्पिटल में जब थी तो थोड़ा सा फिजियोथेरेपी हुई कुछ टाइम। उसके बाद जब हम घर आए तो घर पे आके हमने फिजियोथेरेपी नहीं ली। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ही करती थी, मतलब फुट पे मसाज करना। फिर एक साइड से मेरे मम्मी ने पकड़ लिया, दूसरी साइड से हस्बैंड ने पकड़ लिया, फिर दोनों लोगों से मतलब पकड़ के ऐसे थोड़ा सा स्टेप्स चलाना। तो ऐसे ऐसे सपोर्ट के साथ चलते चलते मुझे 5 to 6 मंथ्स लगे प्रॉपरली, मतलब खुद से चलने में। 5 से 6 मंथ, मतलब आपको ऑलमोस्ट कितना, जून जुलाई आ गया होगा जी उस टाइम जी तक? जी जी। तो जब मैंने फर्स्ट मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है सर, कलर्स ऑफ लाइफ करके। तो जब हाँ जी, मैंने हाँ। वहां पे मेरी ब्रेन टीबी की जर्नी शेयर की थी, तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उस टाइम भी मैं चलने की उसमें नहीं थी, बहुत ही कम चलना स्टार्ट किया था। तो 5 to 6 मंथ्स लगा था मुझे। हाँ, तो अभी हमने जाना था कि आपको जो सिम्टम्स भी आए और जो ट्रीटमेंट आपका चला, जी आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके थे। जी उसके बाद अब आप चलना भी स्टार्ट कर दिया था आपने, है ना? जी जी जी। जी तो उसके बाद आप हॉस्पिटल, जो आप बता रहे थे कि 15 डेज में जाना पड़ता था, तो फिर वो जी हॉस्पिटल आप अभी भी जा रहे हैं? कितने दिन में जा रहे हैं, किस जी, तरीके से? अभी भी जा रही हूँ। मुझे फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स, फॉर द फर्स्ट 1 ईयर मुझे एवरी 15 डेज में मैं गई। डॉक्टर ने एवरी 15 डेज में बुलाया, तो एवरी 15 डेज में मेरा सोडियम, पोटेशियम, लिवर फंक्शन टेस्ट ये सब होता था। अगर इस टाइम मुझे एलएफटी और केएफटी कराया तो दूसरे टाइम जब मैं जाती थी वो कुछ और टेस्ट कराते। ऐसे करके रोटेट करते करते 1 साल मेरा होता रहा। 1 साल में गई, तो जब मुझे और 1 साल हुआ। मेडिसिन आपकी जो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी जी, मेरी मेडिसिन जो टीबी के जो 4 टैबलेट मेन है, उसमें से मेरी 2 टैबलेट्स जो है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैरासिटामोल एंड इथैम्ब्यूटोल। तो मेरी पैरासिटामोल एंड इथैम्ब्यूटोल स्टॉप हो गई 6 मंथ्स के बाद। और जो मेरी हाइड्रोसिफिलिस थी उसकी भी मुझे सर्जरी नहीं करनी पड़ी। मुझे 12 मंथ्स जो है उसके लिए अलग से दवा चली थी। उस मतलब पूरे 1 ईयर के दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम हुई, उसके बाद कोई अनदर, तो आपको कोई बॉडी में कोई सिम्टम्स या ऐसे कुछ तो नजर नहीं आया ना? नहीं नहीं सर, टीबी के सिम्टम्स तो नहीं, लेकिन जो टीबी के टैबलेट्स ली थी उससे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हुए। अच्छा, साइड मतलब इफेक्ट्स टीबी की बहुत। वजह से आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट या दूसरी प्रॉब्लम भी आपको हुई? जी, दूसरी प्रॉब्लम्स मुझे हुई। मुझे
बहुत ज़्यादा लेग में पेन होता था, बॉडी पेन होता था। तो दिसंबर 2021 में मैंने जब बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन कराया तो मुझे वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस दिखाया। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की भी प्रॉब्लम है, वो टीबी की मेडिसिन आइसोनियाज़िड की वजह से होता है। साइड इफेक्ट्स जैसे आपकी स्किन पे, हेयर पे, मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी उस टाइम, बहुत ज्यादा वाइट स्पॉट्स आ गए थे। और जो है मुझे बहुत सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी साइड इफेक्ट जो मुझे प्रॉब्लम है वो है स्किन इचिंग एंड रैशेस की। ओके, तो ये साइड इफेक्ट आपको कितने दिन बाद दिखना स्टार्ट हुए थे मेडिसिन लेने के बाद? ये जो स्किन इचिंग एंड रैशेस की प्रॉब्लम है वो मुझे मेडिसिन लेने के 6-7 मंथ्स बाद से स्टार्ट हुआ। और जब मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने भी बोला कि ये जो है टीबी की टैबलेट्स की वजह से ही हो रहा है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो मैं एक टैबलेट लेती हूँ डेली, अगर मैंने वो टैबलेट आज मिस कर दी तो कल मेरी बॉडी पे पूरी रैश बन जाएगी। तो ये बहुत सारी पेशेंट्स को होता है, लेकिन ये किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी को थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी आपका ट्रीटमेंट का कितने मंथ हो गए रहते हैं? और मुझे अभी 20th मंथ हो गए हैं, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 18 to 24 मंथ्स बोला था, तो शायद 4 महीने और चलेगी। 4 मंथ्स बाद फिर से MRI होगा, अगर रिपोर्ट में अच्छा आया तो फिर स्टॉप होगा। सो हमने आपकी पूरी जर्नी अभी जानी और बहुत ही ज़्यादा कठिन समय था आपके लिए बहुत सारा। तो अभी आप उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस अपना बताना चाहेंगे, कुछ जिससे कि ऑडियंस को हेल्पफुल हो सके? जी, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको अनयूजुअल लगते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। एंड अनदर चीज जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको एक हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वहां पे आप 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन प्लीज चेंज योर हॉस्पिटल, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल पे आप डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। अगर शायद मुझे पहले फर्स्ट टाइम में ही टीबी डायग्नाइज हो जाता, जब मुझे सिम्टम्स आए थे तभी मुझे टीबी अगर डायग्नाइज होता तो मेरे लिए अच्छा होता, मुझे इतना सफर करना नहीं पड़ता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आपको सिम्टम्स होए तो बिल्कुल भी उसको नेग्लेक्ट मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए। जो भी टेस्ट है, अगर डॉक्टर नहीं भी बोलते हैं तो अभी तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाता है, उसके बारे में सर्च करिए, सब कुछ करिए। अगर आपको एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे, जब से मैंने ये ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर वीडियोस बनाना, अवेयरनेस स्प्रेड करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने बहुत सारे टीबी पेशेंट से बात किया है, कम्युनिकेट किया है। तो बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि एक पेशेंट उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको एक ही हॉस्पिटल में है, उसको शिफ्ट नहीं कर रहे दूसरे में। तो अगर कहीं पे आपका डिसीज डायग्नोज नहीं होता है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लगता है, तो आप शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे हॉस्पिटल जाइए, तीसरे हॉस्पिटल जाइए। क्योंकि मैं 4 हॉस्पिटल मैंने चेंज किया है। और दूसरी चीज जो है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई टीबी का पेशेंट है, आपके रिलेटिव्स में, अगर आपके सोसाइटी में टीबी का पेशेंट है, तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं गाँव में, स्पेशली विलेजेस में, कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा बहुत ज्यादा मिथ है टीबी के बारे में कि टीबी के पेशेंट को छूना नहीं चाहिए, साथ में बैठना नहीं चाहिए, बात करना नहीं चाहिए। तो ये सब फॉल्स बिलीव है, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप टीबी पेशेंट को छू सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो उनसे अच्छे से बात करिए, उनको फील कराइए कि वो ठीक हो जाएंगे। ऑलवेज आप पॉजिटिव बात करें उनके साथ। और जो ट्यूबरक्लोसिस है उससे पेशेंट को है, उसको मेंटली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि आप सोचिए, आप एक अच्छे खासे इंसान सब कुछ करे, अचानक आपकी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इतनी बड़ी डिजीज आ जाती है, और आप दुनिया में बाहर देखिए तो सब लोग जो है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, और आप सिर्फ टैबलेट्स ले रहे हैं, घर पे बैठे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि आपकी बीमारी कब खत्म होगी। तो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाता है इंसान। तो उस टाइम जो है आपको दवाई खाना तो आप दे ही रहे हैं, बट उनको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। टीबी पेशेंट को जितना आप दवाई और खाने की जरूरत होती है, उतने ही मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आपके घर में पेशेंट है तो आप वो जरूर दीजिए। जी, तो यहाँ पर देखिए आरती जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया बात बोली। सबसे पहला तो ये कि आपको भेदभाव जो होता है ना, जी, क्योंकि ये बहुत विलेज साइड बहुत से ज्यादा हमने होता है देखा है। सर, बहुत ज्यादा होता है। मैंने पर्सनली लोगों जी से बात की है, तो किसी ने तो मुझसे ये भी कहा है कि उनको टीबी हुआ है तो उनके हस्बैंड उनसे डाइवोर्स कर रहे हैं, ओ, इन लॉज ने घर से ये निकाल दिया है। हम्म
तो ऐसी ऐसी नहीं, चीजें ये हमारी बहुत सोसाइटी गलत है। में हो रही है, तो इसको जो है इसको हमें रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि ये गलत है। जो भी मिथ्स है टीबी के बारे में कि टीबी पेशेंट, अगर टीबी, ऐसा बोलते हैं सोसाइटी में, ऐसा बोलते हैं अगर लड़की को टीबी हो गया तो उसका फ्यूचर बर्बाद है, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा भी बोलते हैं लोग। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी मुझे टीबी हुआ है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि अब तेरी शादी नहीं होगी। व्हाट इज दिस? दो तीन साल की आपने बीमारी बस है, उसके बाद ही ठीक हो जाएगी। और जो लोग बोलते हैं कि टीबी होने के बाद शादी नहीं हो सकती, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हुई है 12th मंथ ऑफ टीबी ट्रीटमेंट में। जब मेरी टीबी ट्रीटमेंट के 12 महीने चल रही थी तब मेरी शादी हुई है। और शादी के बाद जो है मेरी ट्रीटमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी हेल्थ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने लिया हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि अगर आपकी बेटी को टीबी हो जाए तो उसकी शादी नहीं होगी, उसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। ये सब आप लोग मत सोचिए। प्लीज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा ही होता भी है। जी, तो इनके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो टीबी से रिलेटेड जो है वीडियो बनाने का भी यही मोटिव है, ताकि आप टीबी से रिलेटेड जो है, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आप अवेयर रहें। सोसाइटी जी। में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आरती जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते-जाते ऑडियंस को? जी, मैं जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई टीबी का पेशेंट देख रहा है ये वीडियो, तो आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि टीबी जो है ये टोटली क्योरेबल है। एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि टीबी क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये टोटली क्योरेबल है। आप अपने टाइम से मेडिसिन लीजिए, 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का। आप टाइम से मेडिसिन लीजिए, आप प्रोटीन रिच खाना खाइए, जितना भी आप खा सकते हैं उतना खाना खाइए, और अच्छे से केयर करिए, अच्छे से टाइम से मेडिसिन लीजिए, तो टोटली ये क्योर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो टीबी से ठीक होने के बाद अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बेबीज हो गए हैं, उनकी फैमिली आगे बढ़ गई है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि टीबी होने के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी ये नहीं होगा, तो प्लीज उन बातों को मत सुनिए। ये सब कुछ मिथ्स है। आप थोड़ा सा खुद को अवेयर रखिए। इफ यू वांट टू वॉच एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, तो आप मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और आगे भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं टीबी अवेयरनेस के लिए जितना भी कर सकूं मैं कर पाऊं। और टीबी जो है ये टोटली क्योरेबल है, क्योर होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपने ऑडियंस को बताया किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस से फाइट कर सकते हैं, और बिल्कुल क्योरेबल डिसीज़ है। हर कोई इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा सकता है। जैसा बताया कि गवर्नमेंट में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप करिए, और इस वीडियो को हो सके तो दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देखिए, और जानिए कि हर एक चीज़ के बारे में जानिए, ताकि आप अगर उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप किस तरीके से टीबी से फाइट कर सकते हैं। हार आपको नहीं माननी है। ये एक बुरा वक्त है, चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरती जी ने फाइट किया इस चीज़ से, अभी भी कर रही हैं। 4 मंथ का ट्रीटमेंट रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और हम दोबारा इनको बुलाएंगे अपने चैनल पर, दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे, हम जानेंगे इनसे बारे में। सो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं टीबी के बारे में कुछ बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। सो देखा किस तरीके से आरती जी ने अपनी टीबी की बीमारी से फाइट कर रहे हैं, और उनके बातों से लगा कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है, और वो हिम्मत वो आपके अंदर भी डालना चाहती है, ताकि आप अपनी बीमारी से फाइट कर सके। और आप उनके चैनल को भी जरूर से जरूर चेकआउट करें। वो टीबी के बारे में काफी अच्छी वीडियो बनाती है, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, टाइटल में भी मेंशन कर रहा हूँ, आप उनके चैनल को जरूर से जरूर चेकआउट करें। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट जो है यहाँ पर आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।